Hey friends, welcome back to the channel. If it is your first time visiting here, my name is Zirek and I'm a junior doctor working in Lahore, Pakistan. This is a very special video for me as we just recently crossed 1000 subscribers on this channel, and I am so happy at the moment that 1000 of you people find this channel valuable and consider subscribing to this channel. So I put a sticker on my Instagram story and created a post on my YouTube community tab where I asked all of my subscribers, the most precious first 1000 subscribers, to ask me questions, and I'm going to answer all of those questions in this video. Okay, so there are a lot of questions, some questions related to my personal life, some questions related to my future plans, questions related to life as a medical student, questions related to life as a doctor working in Lahore, Pakistan, some question related to academics and study tips. So for the ease of going through this video, I have divided all the questions into different sections, and all the sections will be timestamped in the description if you want to skip to a specific part. So yeah, let's get into this special 1000 subscribers Q&A video. The first question is why I started YouTube. एंड इफ़ आई थिंक अबाउट इट, तो यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए मेरे पास कोई स्पेसिफिक सॉलिड रीज़न तो नहीं थी. आई जस्ट स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ व्हेन आई वाज इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल, एंड मुझे वीडियोज़ बनाना काफ़ी अच्छा लगा. आई यूज़ टू मेक शॉर्ट फिल्म्स इन शॉर्ट मूवी कॉम्पिटिशन्स विच यूज़ टू हेल्ड इन आवर मेडिकल स्कूल. सो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती थी मेरे सीनियर्स से एंड डिफरेंट टीचर्स प्रोफेसर से कि आप काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाते हो. एंड वो ये शॉर्ट मूवीज़ मेरे चैनल पे भी अपलोडेड हैं. दैट इंक्लूड्स द ओथ एंड स्किज़ोफ्रीनिया. इन दो टॉपिक्स पे मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई थी. एंड उसके बाद मुझे ट्रैवल फिल्म बनाने का बहुत ज़्यादा शौक होता था, तो मैं जहाँ ट्रैवल करता था उसकी शॉर्ट फिल्म बनाता था. सो आई यूज़ टू मेक वीडियोज़ बिफोर द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड यूट्यूब. लाइक 2016 से मैं वीडियोस बना रहा हूँ. बट इन 2021 जब मेरा मेडिकल स्कूल एंड पे था, बिल्कुल जब फाइनल ईयर में था और मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले थे, तब जब क्वारंटीन आया तब मेरे माइंड में ख्याल आया कि अब तो मेडिकल स्कूल ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद दोबारा वीडियोस बनाने का कोई इतना पॉइंट भी नहीं होगा. बट आई रियली वांट टू मेक मोर वीडियोज़ इन फ्यूचर. सो मुझे कोई एक ऐसा मीन ढूंढ लेना चाहिए जिसमें मैं कंटिन्यूसली वीडियोस बनाता रहूँ. सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई मेड माई माइंड कि मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगा और मैं इसको रेगुलरली वीडियोस अपलोड करूँगा इसके ऊपर, एंड विल कीप गोइंग लाइक दिस. So I think that's the reason I started YouTube. The second question is who was the one who asked you to start YouTube? So कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिसने मुझे कहा था कि आप अपना YouTube चैनल स्टार्ट करो, बिकॉज मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए YouTube चैनल स्टार्ट करना और उसको रन करना, वीडियोस बनाना बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक काम है, और ये मेडिकल स्टडीज़ के साथ बहुत मुश्किल होता है इसको करना. सो नो वन आस्क्ड मी टू स्टार्ट YouTube. इट वाज मी माई सेल्फ जिसको शौक था वीडियोस बनाने का, और मैंने कहा कि मैं अपना YouTube चैनल रन करता हूँ. So I think it was me myself who asked me to start YouTube channel. The next question is, are you planning to take PLAB or USMLE after your house job? So all of those who don't know, पाकिस्तान में 5 years of medical school के बाद आपको 1 year of house job करना कंपलसरी होता है, which I am doing at the moment. हाउस जॉब के बाद आप डिसाइड करते हैं कि आपने फर्दर स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में करनी है और किस कंट्री में करनी है. अगर आप पाकिस्तान में ही स्पेशलाइजेशन करते हैं तो उसके लिए जो प्रोग्राम है उसको कहते हैं FCPH, विच इज़ फेलोशिप ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स. अगर आप UK में जाके स्पेशलाइजेशन करते हैं तो उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है जिसका नाम होता है PLAB, प्रोफेशनल एंड लिंग्विस्टिक असेसमेंट बोर्ड. अगर आपने USA में जाके, अमेरिका में जाके स्पेशलाइजेशन करनी है तो उसके लिए आपको USMLE एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, विच इज़ यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम. सो जिस मेडिकल भी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है, दे आर ट्राइंग टू आस्क मी कि मैं फर्दर स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में करना चाह रहा हूँ और कहाँ पर करना चाह रहा हूँ. सो फिलहाल जो मेरा प्लान है वो यही है कि 1 year ऑफ हाउस जॉब कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी रेजिडेंसी USA से ही करूँ और उसका जो जर्नी है उसको परस्यू करूँ. बट आई थिंक आई विल गो टू आयरलैंड फर्स्ट. IMC होता है आयरिश मेडिकल काउंसिल. मैं पहले वहाँ पर अप्लाई करूँगा एंड आई विल ट्राई टू वर्क 1 or 2 years इन आयरलैंड टू गेट सम एक्सपीरियंस इन अनदर कंट्री अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान. एंड वहाँ से आई थिंक आई विल शिफ्ट टू USA. वहाँ से मैं USMLE एग्ज़ाम्स अपने क्लियर करूँगा एंड आई विल मूव टू USA फ्रॉम देयर. सो या अभी तक तो फिलहाल यही प्लान है. लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड फॉर अस. The next question is which speciality you want to go in, and I think it is one of my favorite question. I think हर मेडिकल स्टूडेंट, हर डॉक्टर की लाइफ में ये क्वेश्चन है कि विच स्पेशलिटी यू वांट टू गो इन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. ये क्वेश्चन इनका पूरा करियर डिसाइड करता है कि आप कौन सी स्पेशलिटी चूज़ करते हैं और कौन सी स्पेशलिटी आप थ्रू आउट योर लाइफ प्रैक्टिस करते हैं. एंड सेम वे मेरी लाइफ में भी एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड वट आई कैन से अबाउट इसके ये जो 1 year ऑफ हाउस जॉब एक्सपीरियंस है, मैं ये
एक्सपीरियंस मैं पूरा एक्सप्लोर करूँ अपने आप को, अपने माइंडसेट को कि मैं कौन सी स्पेशलिटी थ्रू आउट माई लाइफ परसू कर सकता हूँ। सो एक तो ये जो 1 ईयर ऑफ हाउस जॉब एक्सपीरियंस है, इसके एंड तक मैं फाइनली डिसाइड कर लूँगा कि मैं कौन सी स्पेशलिटी में फर्दर परसू करूँगा। बट फ़िलहाल जो मेरा थोड़ा माइंड है, जो जितना मैंने अपने आप को जाना है, वो यही है कि 3-4 स्पेशलिटीज़ है जो इस वक्त मेरी अंडर कंसिडरेशन है, जिसमें से मैं एक फाइनली फुल फ्लैश डिसाइड कर लूँगा। और उनमें एक है जो फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी है, वो एमरजेंसी मेडिसिन है, क्योंकि मैं मोस्टली इंक्लाइंड हूँ टुवर्ड्स मेडिसिन। सो एक एमरजेंसी मेडिसिन, द सेकंड वन इज़ डर्माटोलॉजी, थर्ड वन इज़ इंटरनल मेडिसिन। सो मोस्टली टुवर्ड्स मेडिसिन, एंड इन 3 में से आई थिंक मैं एक स्पेशलिटी चूज़ करूँगा, एंड सबसे ज़्यादा चांसेस एमरजेंसी मेडिसिन के हैं। सो आई थिंक लेट्स सी हाउ इट गोज़। और एमरजेंसी मेडिसिन पाकिस्तान में बहुत कम प्रोग्राम्स हैं एमरजेंसी मेडिसिन के, और इतना फुल फ्लेज डेवलप्ड ये डिपार्टमेंट नहीं है एमरजेंसी मेडिसिन का। सो दैट इट इज़ आल्सो वन ऑफ द रीज़न कि मैं USA में एमरजेंसी मेडिसिन को परसू करूँगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है एमरजेंसी मेडिसिन की। और जो मेरा प्लान है वो यही है कि वहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट करके लाइक आफ्टर सम ईयर्स और आई डेकेड मैं जब वापस पाकिस्तान में आऊँगा तो हम पाकिस्तान में एमरजेंसी मेडिसिन को काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर सकते हैं। सो आई थिंक फ़िलहाल माइंड में यही चल रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर डू यू सी योर चैनल गोइंग इन द फ्यूचर? वेल, यूट्यूब इज़ एन अनप्रेडिक्टेबल प्लेस। आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि आप कितना ग्रो करेंगे इन योर फ्यूचर, इन योर चैनल। बट आई नो इसके मैं रेगुलर वीडियोस बनाता रहूँगा, एंड द थिंग आई हैव इन माई माइंड इज़ के टू मेक दिस चैनल अ प्लेस वेयर आई कैन शेयर माई लाइफ, माई जर्नी, बिकॉज एज़ फार एज़ आई नो पाकिस्तान में बहुत कम डॉक्टर्स हैं जिनका यूट्यूब चैनल है जो अपनी जर्नी शेयर करते हैं, बिकॉज इतना स्ट्रेसफुल लाइफ होती है ना, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करके आप लोगों के साथ शेयर करूं, सो दैट यू गाइज हैव अ स्नीक पीक के एक डॉक्टर की लाइफ किस तरह होती है, किस तरह उनका जर्नी होता है, फ्रॉम बीइंग अ स्टूडेंट टू बीइंग अ जूनियर डॉक्टर टू बीइंग अ सीनियर डॉक्टर टू बीइंग अ कंसल्टेंट टू बीइंग अ स्पेशलिस्ट। सो ये जो जर्नी है मैं ट्राई करूँ इसको मैं डॉक्यूमेंट कर लूँ यूट्यूब चैनल पे, एंड 5 to 10 ईयर्स डाउन द लाइन जो भी मेरे चैनल को देखता आ रहा होगा उसको एक टाइमलाइन नज़र आ रही होगी कि आई नो दिस डॉक्टर, दिस गाय फ्रॉम द स्टार्ट, जब एक मेडिकल स्टूडेंट था, एंड नाउ सी दिस गाय कि अब ये कहाँ पर है। सो फिलहाल मेरे माइंड में यही है कि मैं इस तरह का एक जर्नी डॉक्यूमेंट कर लूँ, एंड आई थिंक 10 to 15 years down the line people will be like I know this doctor, he is from Pakistan. So इस तरह से रिप्रेजेंटेशन अगर मैं कर सकूँ अपनी कंट्री की इन द वर्ल्ड, so that's my goal, and I think that will be my focus of attention, and that is the direction where my channel is going, hopefully. Next up we have questions from academics and study tips section, and the first question in this category is biochemistry important to remember for future clinical work? So I think biochemistry is a clinical subject, और जिस मेडिकल स्टूडेंट ने भी ये क्वेश्चन किया उनको बायोकेमिस्ट्री डिफिकल्ट लगती होगी, एंड बायोकेमिस्ट्री की वैल्यूज़ याद करना थोड़ा ट्रिकी भी है कि आप ना एक तरह से उसको मेमोराइज क्रैमिंग कर रहे होते हैं, कोई स्टोरी आपके माइंड में नहीं होती, बस आपको पता होना चाहिए कि ये बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं, ये उनकी वैल्यूज़ होती हैं और आपने याद करनी होती हैं। बट इन फ्यूचर क्लिनिकल वर्क व्हेन यू वर्क एज अ डॉक्टर, तो आपके सामने पूरा पेशेंट होता है, उसकी पूरी स्टोरी आपके सामने होती है। पेशेंट है वो काफ़ी एनीमिक है, आपको पता लग जाता है कि इसका CBC होगा और इसमें हीमोग्लोबिन कम आएगा, या फिर एक पेशेंट है जॉइंटिस है, उसकी आइज़ में येलो डिस्कलरेशन आपको नज़र आ रही है, तो आपको पता होता है कि आप इसका सीरम टोटल बिलीरुबिन टेस्ट करवाएंगे, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेक करेंगे और आपको पता होगा कि इसमें ये इस तरह की वैल्यूज़ आएंगी। सो अगर आपको स्टार्ट में बायोकेमिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है, उसकी वैल्यूज़ नहीं याद होती, तो इट इज़ नॉट एन इशू। फ्यूचर में सेम बायोकेमिस्ट्री विल शो अप टू यू, और आप उसको दोबारा जब इसको रिकॉल करेंगे ना तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। सो इट इज़ और डेफिनेटली इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर बायोकेमिस्ट्री, बट अगर आपको फिर भी डिफिकल्ट लगती है तो इट इज़ नॉट एन इशू, आप फ्यूचर में उसको दोबारा सीख लेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ विल यू पास नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम और NLE एग्जाम? सो NLE इज़ अ न्यू एग्जाम फॉर ऑल द पाकिस्तानी मेडिकल ग्रेजुएट्स, और हमें इसको क्लियर करना होगा। इसमें जो 5 years ऑफ मेडिकल स्कूल का सिलेबस है वो सब इंक्लूडेड है और आपने इसको पास करना है। सो इसकी प्रिपरेशन के लिए मैं मोस्टली 2 बुक्स को यूज़ करूँगा। एक तो जो मैं बुक्स ऑलरेडी 5 years ऑफ मेडिकल स्कूल में पढ़ी हैं उन्हीं को थोड़ा सा रिवाइज़ करूँगा। उसके अलावा जो मेन 2 बुक्स में मैं फोकस करूँगा, द फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट एड स्टेप 1 एंड द सेकंड वन इज़ फर्स्ट एड स्टेप 2 और CK। तो ये जो फर्स्ट एड की दोनों बुक्स हैं मैं इनको मोस्टली रिव्यू करूँगा, इनको पढ़ूँगा और इसी से मोस्टली NLE की एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट स्टडी इन 3rd year ऑफ मेडिकल स्कूल? सो 3rd year ऑफ मेडिकल स्कूल काफ़ी इंटरेस्टिंग ईयर होता है आपके लिए। ये आपका फर्स्ट ईयर होता है जिसमें आपका क्लिनिकल एक्सपोजर स्टार्ट होता है, आप हॉस्पिटल जाना स्टार्ट करते हैं, वार्ड्स में पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं, फिर जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं वो फार्माकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी,
फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी। सो सब्जेक्ट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, स्टडी लोड थोड़ा ज़्यादा होता है, आपको साथ साथ रेगुलर पढ़ना पड़ता है। स्पेशली फार्माकोलॉजी आपको साथ साथ पढ़नी पड़ती है, वरना वो भूल जाती है इन द फ्यूचर। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग ईयर होता है मेरा, तो आई थिंक फेवरेट ईयर था थर्ड ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल, बिकॉज फर्स्ट 2 years बेसिक मेडिकल साइंसेज होते हैं, आप इतना हॉस्पिटल नहीं जाते, और मेरा स्टार्ट से ही माइंड था कि मैं हॉस्पिटल जाऊँ, पेशेंट से थोड़ा इंटरेक्ट करूँ। सो मुझे तो काफ़ी मज़ा आया था थर्ड ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल में। बाकी लेट्स सी आपका थर्ड ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल कैसा रहता है। स्टडी लोड ऑब्वियसली ज़्यादा होगा थर्ड ईयर में। आई थिंक थर्ड ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल एंड फाइनल ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल, ये 2 years सबसे ज़्यादा स्टडी लोड होता है आपके पास। फर्स्ट 2 years और फोर्थ ईयर ये 3 years थोड़े रिलैक्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट। सो स्टडी वाइज इट विल बी अ बिट टफ फॉर यू. Good luck for that. The next question is, will there be any advantage of getting positions in annual exams of MBBS per year? So it really depends upon person to person, और ये highly depend करता है कि आपके फ्यूचर में प्लान्स क्या हैं, कि अगर आपको वो पोजीशन लेना वाकई बेनिफिशियल है भी कि नहीं। अगर आप पाकिस्तान में स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हैं तो आपको 4 points मिल जाते हैं अगर आपकी 2 डिस्टिंक्शन है इन सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी। आई मेड अ कंप्लीट वीडियो कि सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी में कैसी स्कोरिंग होती है, आई विल लिंक दैट अप, यू कैन चेक दैट आउट। लेकिन उसका भी इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, आपको एट द एंड ऑफ द डे BHU करना ही पड़ता है, उसके बगैर आपकी इंडक्शन नहीं हो पाती। सो मेरी ओपिनियन में इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है पोजीशन का। अगर आप किसी और कंट्री से स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हैं तो आपकी CV में अगर लिखा हुआ आएगा कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपकी डिस्टिंक्शंस हैं, आपकी पोजीशंस हैं, सो दैट विल हेल्प अ बिट इन बिल्डिंग अप योर रेपुटेशन इन योर इंटरव्यू एग्ज़ाम। लेकिन वहाँ पर भी आपके हर कंट्री के अपने एग्ज़ाम्स, उन एग्ज़ाम्स के मार्क्स होते हैं, उसी की बेस पे हर जगह आपको जॉब मिलती है। सो आई थिंक कि जो आपकी पोजीशन है उसका फ़ायदा बस लिटिल बिट आपको होता है कि आपकी रेपुटेशन थोड़ी बन जाती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जितने भी आपको जॉब मिलनी है वो आपके डिफरेंट एग्ज़ाम्स के मार्क्स की बेस पे मिलनी है, या आपकी CV की बेस पे मिलनी है। थोड़ी सी CV आपकी इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन आई डोंट थिंक कि इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, या मैंने किसी से सुना होगा उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है पोजीशंस लेने का। सो ये पोजीशंस वाली जो गेम है ये सिर्फ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने तक होती है, उसके बाद आई डोंट थिंक इतना इसका फ़ायदा होता है पोजीशंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ थर्ड ईयर गाइड प्लीज़। सो थर्ड ईयर गाइड तो काफ़ी लंबी कंप्लीट वीडियो बन जाएगी थर्ड ईयर गाइड के ऊपर, इस Q&A वीडियो में तो इसको एड्रेस नहीं किया जा सकता। बट आई कैन से इसके रेगुलर कंटिन्यूसली साथ साथ पढ़ें थर्ड ईयर में। फार्माकोलॉजी जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसको साथ साथ डेफिनेटली पढ़ें, और एक बुक अच्छी डिसाइड कर लें जिससे आप फार्माकोलॉजी पढ़ें। आई थिंक कैटसन या लिपनकोर्ट से मोस्टली स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। मैंने फार्माकोलॉजी कैप्लन से पढ़ी थी, साथ में मैंने कैप्लन की वीडियोज़ देखी थी, सो मुझे उससे काफ़ी अच्छी फार्माकोलॉजी याद हुई थी। सो बुक्स अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर लें जो आपको इजी रखती हैं, और साथ साथ फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स तो एंड पे क्लियर हो जाते हैं, लेकिन फार्माकोलॉजी ज़रा टफ होता है, उसको एंड पे सही तरह रिमेंबर करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ MBBS वेरी डिफ़िकल्ट? नो, MBBS इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। इट इज़ डिफ़िकल्ट बट नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट जितना कहा जाता है। आई थिंक गेटिंग इनटू मेडिकल स्कूल इज़ रियली द हार्डेस्ट पार्ट, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ। बट वंस यू गेट इनटू मेडिकल स्कूल तो उसके बाद गेटिंग थ्रू द मेडिकल स्कूल इज़ अ बिट ईजियर। एट द एंड ऑफ द डे आप पास कर जाते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। एंड जो मेन चीज़ होती है वो यही होती है कि आप ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ रहे होते हैं, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटर रिलेटेड होती हैं, और आपको पता होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसकी कोई सिग्निफिकेंस है, उसका कोई मतलब है। ऐसी आप फजूल में चीज़ें नहीं पढ़ रहे होते। जिस तरह बिफोर मेडिकल स्कूल आपको इतने ज़्यादा डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, और उर्दू की एग्जाम्पल ले लें, अजीब नज़में गज़लें आप पढ़ रहे होते हैं, फिर मैथ में अलजेब्रा पढ़ रहे होते हैं जिसका फ्यूचर में आई डोंट थिंक कोई भी बेनिफिट होता है, कहीं पर वो यूज़ हो रही होती हैं। लेकिन मेडिकल स्कूल में जो भी आप पढ़ रहे होते हैं ना वो फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपको वाकई यूज़ हो रही होती है, आपको कल को फ्यूचर में जब पेशेंट्स देखते हैं। अब मैंने पीडियाट्रिक्स में इतनी ज़्यादा डिजीज़ पढ़ी थी, कन्वर्जन डिसऑर्डर मैंने पढ़ा था साइकाइट्री में, और जब पीडियाट्रिक्स की एमरजेंसी में मैं पेशेंट देख रहा हूँ तो कन्वर्जन डिसऑर्डर का पेशेंट आ रहा है, मलिंगरिंग कर रहा है बच्चा, तो वो जब मेरी माइंड में चीज़ें रिकॉल हो रही होती हैं कि मैंने अच्छा ये पढ़ी थी इस तरह, और जब मेरे सामने एक इंसान पूरा सामने खड़ा है और उसमें वही चीज़ है जो मैंने पढ़ी थी, सो इससे ना बड़ी अच्छी आपको फीलिंग होती है, और आपका ना महसूस हो रहा होता है कि वाकई ना आपको फ़ायदा हो रहा है इन चीज़ों का। सो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है MBBS, बहुत इजी है। अगर आप मेडिकल स्कूल में पहुंच गए हैं ना उसका मतलब है कि आप मेडिकल स्कूल भी क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज़ शो अस योर राइटिंग। सो आई थिंक ये किसी ने सार्केज़म में लिखा हुआ है कि डॉक्टर्स का फेमस होता है कि उनकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन आई थिंक मेरी राइटिंग सेटिस्फैक्ट्री है। मैं कोई पिक्चर पोस्ट कर दूंगा वीडियो के ऊपर जिसमें मेरी राइटिंग होगी। आई वॉज वेरी गुड इन राइटिंग ऑफ उर्दू लैंग्वेज, उर्दू मेरी बहुत अच्छी राइटिंग थी। आई यूज़ टू राइट विद कटे हुए मार्कर्स, और खुशखती मैं करता था, बिकॉज मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपके उर्दू में मार्क्स आने चाहिए, और उर्दू में मार्क्स तभी आते हैं जब आपकी राइटिंग अच्छी हो। सो मैंने राइटिंग काफ़ी मेरी अच्छी थी, उर्दू की भी, इंग्लिश की भी सेटिस्फैक्ट्री थी, बिकॉज इंग्लिश में राइटिंग का इतना नहीं होता, उर्दू का मोस्टली होता है। सो आई वॉज गुड इन राइटिंग।
I will link a picture. Next question is, can someone become a doctor after doing O levels and A levels? Definitely, anyone can become a doctor after doing O levels and A levels. मेडिकल स्कूल में जो मोस्टली स्टूडेंट्स आते हैं उनके 90% लोगों ने FSC की होती है, बाकी 10% लोगों ने O levels या A levels किया होता है. मेरे खुद बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं जिन्होंने O levels या A levels किया हुआ है. सो आई डोंट थिंक किसी ने कभी भी कंसर्न शो किया हो कि O levels या A level करके आप डॉक्टर नहीं बन सकते. डेफिनेटली आप बन सकते हैं. नेक्स्ट समवन आस्क्ड मी हाउ टू डू फाइनल ईयर राइट, एंड इट इज़ अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन बिकॉज फाइनल ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल इज़ अ वेरी ट्रिकी ईयर. एक तो ये आपका लास्ट ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल होता है, आपका लास्ट ईयर ऑफ स्टूडेंट लाइफ होता है. काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं कि अब वो डॉक्टर्स बन जाएंगे और उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाएंगे, विच इज़ ट्रू. सो व्हाट यू कैन डू, इसके एक तो मेमोरीज बनाए अपने फ्रेंड के साथ जितनी आप बना सकते हैं. मेक योर फाइनल ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल द मोस्ट मेमोरेबल वन ईयर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द रोटेशंस एंड योर स्टडीज़. ऑफ कोर्स वार्ड्स वगैरह सारी अटेंड करें, फिर फ्रेंड्स के साथ जितने हैंग आउट्स कर सकते हैं करें, जितने आप ट्रिप पे जा सकते हैं जाएं, और जितना मेमोरेबल बना सकते हैं उसको बनाएं. गोल्डन वीक होता है जो लास्ट ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल होता है उसको सेलिब्रेट करें. हैव गोल्डन मेमोरीज विद योर फ्रेंड्स. उसके अलावा फिर जब स्टडी पीरियड आता है, फाइनल ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल का जो प्रोफ होता है सबसे लंबा प्रोफ होता है वो, और उसमें सारे सब्जेक्ट्स अच्छी तरह पढ़ें आप उसको. फिर जब एग्ज़ाम्स आते हैं आपके, तो फाइनल ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल में जो वाइवा और प्रैक्टिकल की वर्ड्स होती है वो रिटन एग्ज़ाम से ज़्यादा होती है. सो आई थिंक इट इज़ लाइक कि आपके जो वाइवाज वगैरह होते हैं वो 800 मार्क्स के होते हैं सब सब्जेक्ट्स के, और जो रिटर्न होता है वो 600 मार्क्स का होता है. तो टोटल 1400-1500 मार्क्स होते हैं. सो आपका जो सारा मेरिट है वो मोस्टली वाइवाज पे डिपेंड कर रहा होता है. और वाइवाज में आपको पता है लक होती है आपकी काफ़ी ज़्यादा कि आपको अच्छे एग्जामिनर मिल रहे हैं या बुरे एग्जामिनर मिल रहे हैं. अच्छा एग्जामिनर मिल जाए तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स दे देता है, अगर टफ एग्जामिनर आ गया तो वो स्टूडेंट्स को फेल कर देता है, फिर आपका टाइम थोड़ा वेस्ट होता है, आपको दोबारा एग्जाम देने पड़ते हैं. सो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है फाइनल ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल. बट आई कैन से कि हाउ यू कैन डू फाइनल ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल राइट इज़ जस्ट गुड एट बीइंग लकी. अगर आप लकी हैं तो आपकी फाइनल ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल बहुत अच्छी गुजर जाएगी, लेकिन अगर आप लकी नहीं है तो आपका थोड़ा टाइम भी वेस्ट हो सकता है, आपके मार्क्स भी कम आ सकते हैं. तो बट जस्ट डोंट टेक दीज थिंग टू इनटू योर हेड. आपका लास्ट ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल है, 4 ईयर गुजर गया तो फाइनल ईयर भी गुजर जाएगा. सो डोंट टेक इट टू योर हेड. अब बस ईजी गोइंग रह के आप फाइनल ईयर को स्पेंड करें. दैट्स व्हाट आई कैन से अबाउट इट. नेक्स्ट समवन आस्क्ड मी हाउ टू डू फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट यू स्टडी इन योर 3rd ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल. इसमें आप सारी ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं और ये काफ़ी क्रैमिंग वाला सब्जेक्ट है. आपको ड्रग्स के नाम याद करने पड़ते हैं, कोई कंसेप्ट में ज़्यादा नहीं होते. सो आई कैन अंडरस्टैंड कि जो मेडिकल स्टूडेंट ने पूछा उसको ये सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगता है. बट आई कैन से अबाउट इसके मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि मैंने किस तरह फार्माकोलॉजी पढ़ी थी. सो फार्माकोलॉजी पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं और आपके गोल्स क्या है इस सब्जेक्ट को लेके. लाइक फॉर मी आई एम अ विजुअल लर्नर टाइप ऑफ पर्सन. मैंने लास्ट टाइम जब क्रैमिंग की थी वो बिफोर मेडिकल स्कूल की थी. मेडिकल स्कूल में आके मैंने कभी क्रैमिंग नहीं की, एंड मैंने तो अब तहैया किया हुआ था कि मैं कभी क्रैमिंग करूँगा भी नहीं. सो जब ये सब्जेक्ट आया सब ने कहा कि इसमें क्रैमिंग करनी पड़ेगी, ड्रग के नाम याद करने पड़ेंगे. सो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि मैं ऐसी बुक ढूंढूँ, ऐसे रिसोर्सेज यूज़ करूँ जिसमें मुझे क्रैमिंग कम से कम करनी पड़े. सो आई वॉज लकी इनफ कि मुझे वो रिसोर्स मिल गया विच वॉज कैप्लन. सो मैंने पूरी फार्माकोलॉजी कैप्लन के लेक्चर्स देखे थे और कैप्लन की बुक पढ़ी थी. अब जो मोस्टली स्टूडेंट्स फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं वो या तो कैटजिंग से पढ़ते हैं या लिपिनकोड से पढ़ते हैं, बिकॉज आपका जो एग्ज़ाम UHS बनाती है, जो भी यूनिवर्सिटी बनाती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कैटजिंग या लिपिनकोड से आता है. कैप्लन से इतना ज़्यादा लेक्चर नहीं आता. लेकिन आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपकी लर्निंग होती है, वो कैप्लन से बड़ी इजी हो जाती है. सो इट वाज अ ट्रेड ऑफ फॉर मी कि मैंने डिसाइड किया कि मैंने भाई बहुत ज़्यादा मार्क्स लेने हैं फार्माकोलॉजी में, या बस मैं लॉन्ग लास्टिंग फार्माकोलॉजी सीखना चाहता हूँ. सो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं कैप्लन से ही पढ़ूंगा, और फिर मैंने कैप्लन से ही फार्माकोलॉजी पढ़ी और मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए थे. बिल्कुल 100% मार्क्स तो नहीं है, क्योंकि वो मार्क्स लेने के लिए आपको कैटजिंग या लिपिनकोड लाजमी पढ़नी पड़ती है, क्योंकि क्वेश्चन उसी के अंदर से बने होते हैं, वो पेट लाइन्स होती हैं उसकी. बट मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ गए थे और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड था, और मेरे लिए एक लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग भी हो गई थी कि अब मुझे दोबारा कभी भी फार्माकोलॉजी रिवाइज़ करनी पड़े, मैं कैप्लन की बुक से बस एक दफ़ा रिवाइज़ करूँगा, एंड आई थिंक विद इन अ वीक मुझे फार्माकोलॉजी सारी दोबारा मेमोराइज़ हो जाएगी. लेकिन अगर आप सिर्फ उन बुक से पढ़ेंगे तो उनके लिए दोबारा बुक पढ़ना आपके 2-3 मंथ्स लग जाएंगे दोबारा आपको उसको याद करने में, क्योंकि वो बिल्कुल भूल जाती है. वो इतना वॉलेटाइल सब्जेक्ट है ना फार्माकोलॉजी. सो मैंने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी, कि आप सिर्फ एग्ज़ाम में मार्क्स लेना चाहते हैं तो आप फिर कैटजिंग या लिपिनकोड से पढ़ लें. अगर आप बस चाह रहे हैं कि आपकी लॉन्ग लास्टिंग मेमोराइजेशन हो जाए फार्माकोलॉजी की, आपके लिए मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके 70-80% मार्क्स भी आ जाए तो आप सेटिस्फाइड हैं, तो आप कैप्लन से पढ़ लें, क्योंकि काफ़ी अच्छी बुक है. उसमें वो
कैप्टन के जो लेक्चर्स है उसमें वो काफ़ी फ्रेजेस बताते हैं, उन फ्रेजेस से आपको काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स याद हो जाती हैं और निमोनिक्स की बजाय फ्रेजेस ना काफ़ी अच्छी रह जाती हैं लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी। निमोनिक आपको वक्ती तौर पर याद रहते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन फ्रेजेस आपको लाइफ लॉन्ग याद रहती हैं। सो इस तरह मुझे काफ़ी फ्रेजेस याद है जिससे मुझे ड्रग्स के बिल्कुल क्लासेस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सब कुछ याद आ जाता है। तो मेरे लिए तो कैप्टन काफ़ी अच्छी रही थी। ये बात देख लें आपने किस तरह फार्माकोलॉजी पढ़नी है और आपकी क्या गोल्स हैं। ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, आप कोई भी चूज़ कर लें। नेक्स्ट समवन आस्क मी योर बिगेस्ट चैलेंज एज अ स्टूडेंट। सो स्टूडेंट लाइफ में डिफरेंट फेजेस होते हैं, हर फेज़ में डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। आपके प्री मेडिकल स्कूल के डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपके मेडिकल कॉलेज में डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। सो आई थिंक द पर्सन हू आस्क्ड दिस क्वेश्चन वांटेड टू नो अबाउट द बिगेस्ट चैलेंज एज अ मेडिकल स्टूडेंट। मेडिकल कॉलेज में जो मुझे बिगेस्ट चैलेंज फील हुआ, सो मेडिकल कॉलेज में जो मुझे बिगेस्ट चैलेंज फील हुआ वो यही हुआ था कि जो एजुकेशन सिस्टम था और जो मेथड ऑफ टीचिंग थे वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स थे और ट्रेडिशनल थे। आई फील लाइक कि उनमें रिफॉर्म्स होने चाहिए और मॉडर्न तरीके से पढ़ाया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अब 21st सेंचुरी में भी आके अगर आपको हिस्ट्री की डायग्राम्स बनवाई जा रही हैं कॉपीज़ पे और आपको कॉपियाँ बनवाई जा रही हैं, तो आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तो 21st सेंचुरी आ गई है, हर चीज़ डिजिटलाइज है, लोग ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं आपको। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ऑर्थोडॉक्स लगी थी और मुझे चैलेंजिंग लगी थी। उसके अलावा पाकिस्तान में बात की जाए तो मेडिकल कॉलेज में बहुत ड्राई इन्वायरमेंट होता है, इतना फ़न नहीं होता मेडिकल टीचिंग, काफ़ी ड्राई होती है। फिर इतने वर्किंग आवर्स होते हैं, इतनी क्लासेस आपने अटेंड करनी होती है, क्लासेस का आपको फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन आपने अटेंड करनी, आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। सो ये चीज़ें मुझे थोड़ी चैलेंजिंग लगती थी। मेरा शुरू से माइंड था कि चीज़ें फ़नी होनी चाहिए, थिंग्स शुड बी फ़न, कि आप इंजॉय करें। एजुकेशन शुड बी लाइक अ गेम, कि आप गेम खेल रहे हैं, गेम में भी आप अपनी पूरी एफर्ट कर रहे होते हैं, उसमें एक आउटपुट आपको मिल रहा होता है, आपकी लर्निंग हो रही होती है। इतनी एजुकेशनल गेम्स आजकल लोग खेलते हैं, तो उसी तरह से अगर किसी तरह मेडिकल एजुकेशन को थोड़ा फ़न बना दिया जाता स्टूडेंट्स के लिए तो बड़ा अच्छा होता, जो कि नहीं था। फिर आपको खुद थोड़ा फ़न ढूंढना पड़ता है, आपको खुद थोड़ी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। फिर मेडिकल कॉलेजेस में जो इन्वायरमेंट होती है वो भी बड़ी ड्राई सी होती है, बड़े ड्राई स्टूडेंट होते हैं मोस्टली, सिर्फ पढ़ने से काम, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं, मतलब थोड़े बोरिंग से होते हैं कहा जाए ना मेडिकल स्टूडेंट्स। तो वो उन बोरिंग लोगों में आपने अगर कोई फ़न क्रिएटिविटी ढूंढनी है अपने अंदर। आई वाज नॉट अ वेरी क्रिएटिव पर्सन बिफोर मेडिकल स्कूल, लेकिन मेडिकल स्कूल में आके क्रिएटिविटी मेरे अंदर से निकलती थी कि आई यूज़ टू फोर्स क्रिएटिविटी फ्रॉम इनसाइड ऑफ माई सेल्फ, कि कितना ड्राई इन्वायरमेंट हुआ है, कुछ फ़न होना चाहिए, कुछ चीज़ें होनी चाहिए। सो आई थिंक दैट वाज द चैलेंजिंग पार्ट फॉर मी, कि अपने आप को क्रिएटिव रखना और ड्राई इन्वायरमेंट में हैप्पी रहना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स डिप्रेस होते हैं, एक डिप्रेसिंग माहौल होता है सब मेडिकल स्टूडेंट का। हर वीक में आपके टेस्ट हैं, हर टेस्ट से पहले हर इंसान स्टेटस लगा रहा है कि पता नहीं उनकी लाइफ सारी ज़िंदगी पढ़ाई में गुजरी है, इतने सैड, इस टाइप का ग्लूमी सा इन्वायरमेंट होता है मेडिकल स्कूल में, और इतने इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ आपको नहीं मिलती जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो इन सब ग्लूमी से इन्वायरमेंट में, ग्लूमी से मेडिकल स्कूल में एक फ़न लविंग पर्सन होना और एक पॉजिटिविटी फैलाना, इस टाइप का अगर आपका पर्सोना थोड़ा बनाना और खुश रहना, ये आई थिंक द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट है इन मेडिकल स्कूल, specifically in Pakistan, if I can say about it. Next, someone asked me your favorite habit as a student. So what I consider my favorite habit is कि मैंने 5 years of medical school को बहुत easy going, low key रह के गुजारा है। I didn't take medicine to my head कि भाई मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं मेडिकल स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बुक्स के अंबार लगा के, मैं तस्वीरें लगा के सोशल मीडिया पे ब्रैग करूँ कि भाई मैं बहुत पढ़ता हूँ। इस तरह का मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया। बहुत ईजी गोइंग, लो की रह के मैंने 5 years ऑफ मेडिकल स्कूल को गुजारा है। मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लिया 5 years ऑफ मेडिकल स्कूल का, किसी ईयर में भी इतना ज़्यादा नहीं लिया। ओबियसली स्ट्रेस होता है, इट इज़ नॉर्मल, सब मेडिकल स्टूडेंट के लिए स्ट्रेस लेना एक नॉर्मल बात है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं किया उसको। आई डिडंट यूज़ टू पोस्ट सैड स्टेटसेस ऑल माई सोशल मीडिया, हमेशा मैं पॉजिटिव चीज़ें ही शेयर करता था। इवन कि मैं सैड हूँ भी तो मैं इतना ज़्यादा नहीं उसको शो करवाता था। एंड इन द लॉन्ग रन इसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ कि मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी पॉजिटिव होगी, और नेगेटिव चीज़ों में भी, सैड फेजेस ऑफ लाइफ में भी मैं काफ़ी सेटिस्फाइड और हैप्पी रहता था। तो इसका मुझे इन द लॉन्ग रन काफ़ी बेनिफिट हुआ। सो व्हाट आई कैन से कि बीइंग पॉजिटिव, स्टेइंग पॉजिटिव एंड डिडंट टेक थिंग्स टू योर हेड, और इजी गोइंग, लो की रह के चीज़ों को करना, साथ में अपनी लाइफ को एंजॉय करना। मेडिसिन इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर होल लाइफ। इसको पूरी ज़िंदगी नहीं बनाना चाहिए आपको। आपकी लाइफ में और भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। यू हैव परस्यू अ प्रोफेशन जिसमें आपको पढ़ना पड़ रहा है ज़्यादा,
सो ये ना करें कि आप उसको अपनी पूरी ज़िंदगी ही बना लें, इट इज़ जस्ट अ प्रोफेशन एट द एंड। सो ये सारी चीज़ें थोड़ी आपके माइंड में हों और आप इक्विलिब्रियम बैलेंस के साथ चलें चीज़ों को, हर चीज़ को इक्वली इंपॉर्टेंस दें। तो जब ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसी चीज़ को चाहिए उस टाइम दे दें। जैसे प्रॉफ आता है तो सब कुछ छोड़ के आपको सिर्फ पढ़ना पड़ता है, लेकिन जैसे ही प्रॉफ ख़त्म होता है तो फिर आप अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ जो पार्ट ऑफ लाइफ है उसको भी परस्यू करें, साथ साथ लेके चलते रहें। आई स्टार्टेड यूट्यूब चैनल बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट। यूट्यूब के साथ मेरा फोटोग्राफी ब्रांड भी था, आई यूज्ड टू डू फोटोग्राफी एज वेल, फिर ट्रैवल फिल्म भी बनाना। सो इट्स लाइक ए मेडिकल बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, मेडिकल एजुकेशन के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी साथ लेके चलना और इनको मैनेज करना। आई थिंक आई कंसिडर दिस द बेस्ट हैबिट ऑफ माई सेल्फ एंड आई थिंक ऐसा काफ़ी ज़्यादा और स्टूडेंट्स को भी करना चाहिए टू कीप योर मेंटल हेल्थ इंटैक्ट और बीइंग हैप्पी इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट समवन आस्क्ड मी, टेल अस अबाउट योर मेडिकल जर्नी, स्पेशली हाउ टू टैकल एंजाइटी एंड अदर स्टफ प्लीज़। सो माई मेडिकल जर्नी के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई, आई विल लिंक दैट अप, यू कैन चेक दैट आउट। उसमें मैं पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या मेरा जर्नी था फ्रॉम बीइंग 5 year old टू बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट। What I can say about being tackling anxiety and depression all of those years. So before medical school तो anxiety is a real thing, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस होता है, स्पेशली FSC में आके। तो 2 years की FSC होती है, उसके बाद आपने मेडिकल स्कूल में एडमिशन लेना होता है, तो वो 2 साल बहुत स्ट्रेसफुल गुजरते हैं और वो सबके गुजरते हैं। इफ़ आई कैन से कि मेरा जो स्केड्यूल होता था FSC में, मैंने वीडियो में भी पहले शेयर किया हुआ है कि आई यूज़ टू वेक अप एट 7 AM, उसके बाद मैंने 7 AM से 12 PM तक GCU जाना है और उसमें जाके मैंने कुछ क्लासेस अटेंड करनी है, टेस्ट की रिवीजन करनी है। 12 PM मैंने स्ट्रिक्टली घर आके 6 PM मेरा टेस्ट होता था, तो 6 घंटे एक्सेसिवली मैंने सेल्फ स्टडी करनी है। उसके बाद 6 PM टू आई थिंक 10 PM हमारी एकेडमी की टाइमिंग्स होती थी। 10 बजे घर आके 1 घंटे का ब्रेक लेके 11 से 1 AM दोबारा 2 घंटे मैंने इंग्लिश उर्दू को पढ़ना होता था। सो एक्टिव रिकॉल और स्पेस सेपरेशन के थ्रू मैं पूरे 2 साल मेरे इसी तरह इस तरफ स्केड्यूल में गुजरे हैं कि बस 6 घंटे सोने का टाइम है, उसके अलावा कोई टाइम नहीं। आपकी सब कुछ कैलकुलेटेड है और आपने उसके अकॉर्डिंग उस 2 साल उस रूटीन को फॉलो करना है। सो बहुत स्ट्रेसफुल पीरियड होता है, आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी इफेक्ट होती है इससे। इट्स ट्रू, जब आप सिर्फ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने पर फोकस कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, कोई लाइफ नहीं है आपकी, कोई इवेंट्स नहीं आप अटेंड कर रहे, बस स्टडी कर रहे हैं। सो इट इज़ द वे इट इज़ के इतना टफ कंपटीशन है और आपको मेरिट पे आने के लिए इस तरह करना पड़ता है। और मैंने जितने मेडिकल स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जो मेरिट पे मेडिकल कॉलेजेस में आए हैं, ऑब्वियसली सभी आते हैं, तो वो सब इसी तरह इस फेज से गुजरे होते हैं। उन्होंने 2 साल इस तरह स्पेंड किए होते हैं। जो इस तरह नहीं करते फिर वो उनको ऑब्वियसली रिपीट करना पड़ता है, वो रिपीट करते हैं, फिर उनका 1 साल वेस्ट होता है, फिर एक्स्ट्रा स्टडी करके वो आते हैं। सो इट्स बेटर कि आप इस तरह तंग हो के 2 साल में FSC क्लियर करके मेडिकल कॉलेज में आ जाएँ, बजाय से कि आप साल वेस्ट करें। सो आई वॉज लकी इनफ कि मेरा कोई साल वेस्ट नहीं हुआ, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा MD का क्लियर हो गया था और मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया था। सो एंजाइटी इज़ रियल बिफोर मेडिकल स्कूल, और आफ्टर मेडिकल स्कूल जो एंजाइटी होती है वो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि आप एंजाइटी लेते हैं या नहीं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट जो बिल्कुल एंजाइटी नहीं लेते, जिनको किसी बात का डिप्रेशन नहीं होता। आई कैन नॉट कॉल माई सेल्फ कि मैं बिल्कुल एंजाइटी और डिप्रेशन फ्री हूँ, मुझे भी कभी कभार होता है, लेकिन आई नेवर टेक इट टू माई हेड। मैं कभी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हुआ इस चीज़ को लेके। जब प्रॉफ आता है ऑब्वियसली सबको एंजाइटी होती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो कि प्रॉफ नहीं भी है, कोई भी वजह नहीं है, फजूल में उन्होंने एंजाइटी यहाँ रखी होती हैं, उनको डिप्रेशन होते हैं। सो वो जो चीज़ है वो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करती है, आप किस तरह के इन्वायरमेंट में आप हैं, आपके किस तरह के फ्रेंड्स हैं, स्पोर्टिव फ्रेंड्स हैं कि नहीं। सो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको किस तरह मैनेज करते हैं। आप डेफिनेटली एंजाइटी और डिप्रेशन को अवॉइड कर सकते हैं इफ़ यू हैव अ कंपनी ऑफ गुड फ्रेंड्स, और आपको थोड़ी इमोशनल इंटेलिजेंस है, आपको अवेयरनेस है कि आप किस तरह हार्ड टाइम्स को या डिफ़िकल्ट सिचुएशन को डील करते हैं। बिहेवियर साइंसेस की पूरी बुक है, वो आप बाय करके उस बुक को पढ़ सकते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एडवाइजेस लिखी हुई हैं। और उसके अलावा तो बिफोर मेडिकल स्कूल तो एंजाइटी इज़ अ रियल थिंग। जब आपको किसी बात की श्योरिटी नहीं होती कि आपका एडमिशन होगा या नहीं, तो वो 2 साल तो सबके ही ऑलमोस्ट ऐसे गुजरते हैं। सो आई जस्ट विश यू लक। इसके अलावा मैंने हाउ टू टैकल विद एंजाइटी एंड डिप्रेशन, इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आई विल लिंक दैट अप, यू कैन चेक दैट आउट। उसमें भी आई थिंक आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इट इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल एंड अ ब्रॉड टॉपिक, सो इसको कंसाइज करके मैं इतना ही कह सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल अस अबाउट योर स्टडी टाइमिंग्स। सो स्टडी टाइमिंग हर मेडिकल स्टूडेंट की डिफरेंट होती हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रायोरिटी और उनका
स्टाइल क्या है स्टडी करने का। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ तो मेरा थ्रू आउट द 5 years ऑफ मेडिकल स्कूल स्टडी स्टाइल यही रहा है कि मैं क्लासेस अटेंड करता था 8 AM to 2 PM जो मेडिकल स्कूल में होती हैं। उसके अलावा मैं घर आके बस 1 hour and 1.5 hour या 2 hour बस मैं स्टडी करता था, और उसमें मैंने डिफरेंट लेक्चर्स देखने हैं या कोई टॉपिक हमने क्लास में पढ़ा है और उसको मैं अच्छे रिसोर्स से पढ़ना चाह रहा हूँ तो मैं पढ़ता था, और बुक रीडिंग इतनी ज़्यादा नहीं करता था। लेकिन जैसे ही हमारे स्टैंडअप्स या एग्ज़ाम्स करीब आते थे तो फिर मैं डेली बेसिस पे 12 hour to 14 hour स्टडी करता था, और डेडिकेटेड स्टडी पीरियड होता था वो मेरा। सो ऑल द 5 years मैंने बिल्कुल इसी तरह ही किए हैं। इससे ये बेनिफिट होता था मुझे कि थ्रू आउट द ईयर मैं काफ़ी एक्टिविटीज़ कर सकता था, मैंने ट्रैवल करना मैं कर सकता था, और भी जो प्रोजेक्ट्स मैं करना चाह रहा हूँ वो मैं कर सकता था। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम्स फाइनल एग्ज़ाम्स आए हैं, स्टैंडअप्स आए, मैं सब कुछ छोड़ के सिर्फ स्टडी पे फोकस करता था और डेडिकेटेड स्टडी करनी है ताकि एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। सो इट इज़ अ ट्रेड ऑफ। कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स थ्रू आउट द ईयर 4-5 hour डेली स्टडी करते हैं, और फिर जब एग्ज़ाम आते हैं तब भी वो 4-5 hour स्टडी करते हैं और उनको इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी नहीं होती है एंड पे। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ तो मैंने एंड पे डेडिकेटेड स्टडी करनी होती थी, और उसमें थोड़ी एंग्जाइटी भी आपको होती है, और आपके स्टडी आवर्स भी एंड पे ज़्यादा होते हैं, थ्रू आउट द ईयर कम होते हैं। तो इट इज़ अ ट्रेड ऑफ कि आप किस स्टाइल को फॉलो करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स थ्रू आउट द ईयर स्टडी वाले स्टाइल को फॉलो करते हैं, कुछ स्टूडेंट मेरी तरह एंड में डेडिकेटेड स्टडी पीरियड वाले स्टाइल को फॉलो करते हैं। So it really depends upon person to person. Next, someone asked me what should be the topmost priority during our degree. So I'm assuming it is a medical student who is asking me कि being a medical student in medical school आपकी topmost priority क्या होनी चाहिए. So I think it is self-explanatory कि आपकी medical education and the quality of learning, thorough understanding of different concepts और different subjects ये आपकी topmost priority होनी चाहिए. एंड आई थिंक सब मेडिकल स्टूडेंट की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है। आप जिस भी फील्ड में हो तो आपकी टॉप प्रायोरिटी यही होती है कि आप जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वो आपकी टॉप नॉच होनी चाहिए, आपको सब कुछ उसके बारे में पता होना चाहिए। बट आई बिलीव इन पाकिस्तान मेडिकल एजुकेशन के अलावा अगर आपकी कोई टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए इन अ मेडिकल स्कूल तो वो आई थिंक आपकी सेल्फ ग्रूमिंग होनी चाहिए। आपकी एक थोरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप जो मेडिकल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं इसकी एप्लीकेशन किस तरह है आपकी कंट्री में। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं इन एकेडमिक्स इन सब्जेक्ट्स, उनको हर चीज़ पता होती है, हर चीज़ उनके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनकी जो आगे प्रैक्टिकल लाइफ है वो किस तरह की होगी, वो मेडिसिन प्रैक्टिस किस तरह करेंगे, उनको किस तरह की इन्वायरमेंट में जॉब मिलेगी, किन हॉस्पिटल्स में वो जॉब करेंगे, उनके जॉब की क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, उनकी ड्यूटीज़ किस तरह की होंगी। सो ये जो प्रैक्टिकल साइड ऑफ द मेडिसिन है ना, ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को नहीं पता होता जब तक वो मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट नहीं होते। सो आई थिंक बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट आप मेडिकल स्कूल के अंदर ही इस चीज़ पे थोड़ा एफर्ट कर लें और आप अंडरस्टैंड कर लें कि आपकी फ्यूचर में मेडिसिन प्रैक्टिस किस तरह होगी। सो आई थिंक इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बाकी इमोशनल इंटेलिजेंस इंसान के अंदर होना, ये सेल्फ ग्रूमिंग वाली बातें, ये चीज़ें भी आपको मेडिकल स्कूल में सीख लेनी चाहिए, क्योंकि बीइंग डॉक्टर, बीइंग हेल्थ प्रोफेशनल, आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं आपके लिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं जब आप पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब मैं हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ तो जब मैं डेली बेसिस पे पेशेंट से इंटरेक्ट करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग होती है मेरी, जिससे मैं उनको काफ़ी अच्छे तरीके से डील कर लेता हूँ। और जब मैं अपने फेलो कुछ कॉलीग्स में देखता हूँ जिनमें वो चीज़ें थोड़ी लैक कर रही होती हैं, जिनमें किसी पेशेंट को, एक अनएजुकेटेड पेशेंट है जो बिल्कुल कुछ नहीं पता उसको मेडिसिन का, जो इसकी एजुकेशन भी इतनी अच्छी नहीं है, मतलब जिसको जो प्रॉपर जाहिल इंसान होता है उसको अगर आप कोई चीज़ एजुकेशनली चीज़ अगर समझा देना आप, तो ये एक बहुत बड़ी जीत होती है आपके लिए। और इसमें पता लगता है कि आप वाकई पढ़े लिखे हैं और आपने एक अनपढ़ इंसान को एक चीज़ समझा दी है जो कि उसके समझ से ऊपर थी। सो इस चीज़ के लिए बड़ा आपको ना स्टेमिना चाहिए होता है, बड़ी पेशेंस की ज़रूरत होती है आपको। सो इस तरह की टेक्निकल चीज़ें अगर आप बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट सीख लें तो आई थिंक आपको बड़ा बेनिफिशियल होता है। बाकी द आंसर विल रिमेन द सेम कि आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपकी स्टडीज़ होनी चाहिए और आपकी थोरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अबाउट द ह्यूमन बॉडी एंड योर डिग्री। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू एंजॉय लाइफ बीइंग एन MBBS और BDS स्टूडेंट और अ मेडिकल स्टूडेंट इन जनरल। सो बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट लाइफ एंजॉय करना काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है। आपको खुद अपने लिए हैप्पीनेस क्रिएट करनी पड़ती है बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, क्योंकि काफ़ी ग्लूमी इन्वायरमेंट होता है मेडिकल स्कूल का और काफ़ी लॉन्ग आपकी लर्निंग होती है। 5 years ऑफ मेडिकल स्कूल इज़ अलॉट, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग मतलब डिग्री है ये, और इसमें आपको पढ़ना पड़ता है, इतने एग्ज़ाम स्टेजेस सब स्टेजेस क्लियर करनी पड़ती हैं।
सो इन सारे इन्वायरमेंट में हैप्पी रहना ना काफ़ी ही एक्टिव प्रोसेस होता है। पैसिवली आप हमेशा सैड ही होंगे। अगर आप गो विद द फ्लो वाले टाइप के पर्सन हैं और आप चाह रहे हैं कि जिस तरह बस हालात चल रहे हैं तो आप हमेशा सैड ही होंगे। बीइंग हैप्पी रहना इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। आपको एक्टिव एफर्ट करनी पड़ती है खुश रहने के लिए। सो व्हाट आई कैन से इसके कोई एक्टिविटी या कोई हॉबी अपनी लाजमी बना लें, और जब भी आपको टाइम मिले एजुकेशन के अलावा तो उस हॉबी में ना अपना टाइम इन्वेस्ट करें। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपने लिए ये फ़ोटोग्राफी या ट्रैवल करना या वीडियोस बनाना अपनी हॉबी बनाई हुई थी। ये मेरे लिए कोपिंग मैकेनिज़्म था। ये एक जब भी मैंने सैड होना या मेरा मूड अच्छा नहीं है तो मैंने कोई वीडियो की एडिटिंग स्टार्ट कर देनी है, या मैंने प्लान बना लेना कि मैंने ट्रैवल करना है अब, या मैं फ़ोटोग्राफी शूट्स करूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, या अपनी पोर्ट्रेट्स बना के उनको एडिट करूँ, कलर ग्रेडिंग करके अपलोड करूँ। तो ये मेरे लिए कॉपिंग मैकेनिज़्म था बिल्कुल, और इस तरह होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हैप्पी रहना चाह रहे हैं तो आपकी कोई भी एक्टिविटी होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर मेडिकल एजुकेशन, क्योंकि इट इज़ अ लॉन्ग रोड। पहले आप 5 years ऑफ मेडिकल स्कूल करेंगे या 4 years ऑफ BDS, उसके बाद हाउस जॉब करेंगे, उसके बाद आप स्पेशलिटी ट्रेनिंग करेंगे, रेजिडेंसी करेंगे, उसके बाद एज आ सीनियर रजिस्ट्रार, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर। बहुत लॉन्ग जर्नी, आपकी लाइफ के काफ़ी ज़्यादा साल इसमें इसी तरह गुजर जाते हैं। सो अगर अभी कोई एक्टिविटी नहीं है साथ में तो फिर आपकी लाइफ ना पूरी ड्राई हो जाती है और आपके लिए सैड रहना ना बड़ा इजी हो जाता है। तो आपको ना एक्टिवली हैप्पी रहना पड़ता है। उसका मेरी ओपिनियन में तो यही ऑप्शन है कि आप कोई एक हॉबी अपने साथ रखें। अगर आप कोई भी चीज़ अगर आपकी कोई हॉबी नहीं भी है तो एक्टिवली कोई हॉबी क्रिएट करें अपने लिए। जैसे कि आपको पेंटिंग करना पसंद है या फिर आपको राइटिंग करना पसंद है तो ट्राई करें कोई बुक लिखें आप। इसी तरह ट्रैवल करना पसंद है तो ट्रैवल किया करें या फोटोग्राफी किया करें। मैं बहुत ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। एज़ फॉर मी फोटोग्राफी अलॉन्ग विद मेडिसिन वाज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर मी। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि मैंने इसको फोटोग्राफी को, यूट्यूब को एंड वीडियो मेकिंग को अपनी हॉबी बनाया एंड इट इज़ गोइंग ग्रेट विद माई प्रोफेशनल करियर। सो या इसी तरह आप भी अपनी कोई हॉबी बना लें और उसमें टाइम थोड़ा इन्वेस्ट करें। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसमें बेहतर भी होंगे और आपकी मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट नहीं होगी एंड यू विल बी इन अ बेटर प्लेस, यू विल बी हैप्पी इन द लॉन्ग रन। Okay, so next up we have questions related to my life as a doctor, and the first question in this category is how's life as a doctor, your schedule, social life, sleep routine, all of that stuff. So to be honest, it's a very very rewarding experience working as a doctor in a hospital. जब हॉस्पिटल में वार्ड्स में हम पेशेंट को चेक कर रहे होते हैं, जब पेशेंट डॉक्टर साहब क्या क्या बुलाते हैं, सो इतनी रिवार्डिंग फीलिंग आ रही होती है ना आपको। अभी इट्स 1 month हो गया मुझे एज अ डॉक्टर वर्किंग करते हुए इन द हॉस्पिटल। So I can say कि it is a very very special 1 month for me. हालांकि इतने ज़्यादा लॉन्ग ड्यूटी आवर्स होते हैं इन द हॉस्पिटल, आई विल एक्सप्लेन इन लेटर पार्ट, लेकिन फिर भी ना आपको बड़ी रिवार्डिंग फीलिंग आ रही होती है कि फाइनली यू मेड इट, यू आर अ डॉक्टर नाउ। एंड जब पेशेंट आपसे ठीक होकर जाता है ना, जब आप उनके लिए हेल्पफुल साबित होते हैं, जब आपकी इंफॉर्मेशन केयर प्रोवाइड करते हैं और आपको जब नज़र आ रहा होता है कि आपके सामने आपने एक लाइफ में चेंज लेके आए हैं, आपने किसी की लाइफ बेहतर बनाई है, अनलेस यू आर नॉट गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी इन रिटर्न फॉर दैट, बट फिर भी जब आपको देखते हैं ना आपके वाकई आपने कुछ चेंज लाए हैं आप किसी की लाइफ में, तो वो इतनी रिवार्डिंग फीलिंग होती है ना आपके लिए। सो अभी तो मेरा स्टार्ट है, इट इज़ माई फर्स्ट ईयर वर्किंग एज अ डॉक्टर, तो अभी से मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है। आई थिंक इन द फ्यूचर मैं इससे यूज टू हो जाऊँगा, लेकिन अभी स्टार्ट में तो ये मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल लगता है। बाकी स्केड्यूल की बात की जाए तो आई एम डूइंग माई हाउस जॉब इन पीडियाट्रिक्स एट द मोमेंट। तो पीडियाट्रिक्स में जो हमारी रूटीन है वो ये है कि वी हैव अ 1 in 4 रोस्टर। 1 in 4 रोस्टर का मतलब ये होता है कि वी हैव 3 मॉर्निंग डेज और 4th डे हमारी कॉल होती है। अब मॉर्निंग डेज में ये होता है कि 8 AM मैं जाता हूँ इन द हॉस्पिटल और 2 PM मैं फ्री हो जाता हूँ। 3 days ऐसा ही होगा, लेट्स सपोज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 days मैं 8 बजे जाऊँगा, 2 बजे मैं फ्री। और जो 4th डे होगा ना, जो थर्सडे होगा, उस दिन मैं 8 बजे जाऊँगा एंड 8 बजे से 2 बजे मैं ड्यूटी करूँगा इन द हॉस्पिटल। उसके बाद 3 बजे दोबारा मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी इन द हॉस्पिटल, मैं घर नहीं जा सकता। और 3 बजे से लेके अगले दिन के 2 बजे तक, लाइक फ्राइडे के 2 बजे तक मैं हॉस्पिटल में ही रहूँगा। इट इज़ माई कॉल। अब जिस दिन मेरी कॉल है, इसका मतलब है कि मैंने उस दिन 24 घंटे बल्कि 30 घंटे बन जाते हैं, आपने हॉस्पिटल में ही रहना है। सो इस तरह हमारा रोस्टर चलता है इन द पीडियाट्रिक्स। और 1 in 4 इसका मतलब यही है कि पहले 3 days मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बस 8 से 2, थर्सडे वाले दिन मैं जाऊंगा, फ्राइडे को 2 बजे मैं फ्री होऊंगा, फिर फ्राइडे के बाद
फ्राइडे का एक दिन कंसिडर हो जाता है जिस दिन मेरी कॉल नहीं है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे वाले दिन दोबारा फोर्थ डे बनता है। फोर्थ डे मंडे को दोबारा मैं जाऊंगा हॉस्पिटल और ट्यूसडे वाले दिन 2 बजे मैं फ्री होऊंगा। फिर ट्यूसडे का एक दिन कंसिडर हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। फ्राइडे वाले दिन दोबारा मेरी कॉल होगी, फ्राइडे को मैं 8 बजे जाऊँगा और सैटरडे को मैं 2 बजे फ्री होऊंगा। सो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा ड्यूटी आवर्स बन जाते हैं। अगर कैलकुलेट किया जाए तो आई थिंक ये 72 to 80 आवर्स पर वीक बन जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा ड्यूटी आवर्स होते हैं और यू आर नॉट गेटिंग अ लॉट ऑफ पेड फॉर इट जितने ड्यूटी आवर्स हैं, अगर पर आवर वेज भी कंसिडर की जाए तो। बट इट इज़ अ रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस। और हाउस जॉब में इसी तरह होता है कि आपको थोड़ा कोप करना पड़ता है, इसी तरह आपकी लर्निंग होती है। यू आर कॉल्ड एज अ हाउस ऑफिसर। हाउस ऑफिसर का मतलब ये है कि हॉस्पिटल इज़ योर हाउस, आपने उधर ही रहना है। सो इस तरह अगर देखा जाए तो सभी इसी तरह हाउस जॉब करते हैं। सो ये आजकल रूटीन है मेरी इन द पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट। बाकी सोशल लाइफ की बात की जाए तो सोशल लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हुई है। ऑब्वियसली घर सिर्फ सोने का टाइम मिलता है। जो जिस दिन आपकी लेट्स सपोज कॉल है, अब मेरी जिस दिन कॉल है उस दिन मैं हॉस्पिटल में हूँ सारा दिन, अगले दिन मैं पोस्ट कॉल 2 बजे घर जाऊँगा, तो आप इतने थके हुए होते हैं कि सिर्फ आपको सोने का टाइम मिलता है। आप घर आके सो जाते हैं, 3 बजे तक आप घर आते हैं, घर आके आप सो जाते हैं और फिर रात को 3-4 बजे आप उठते हैं। 3-4 बजे उठ के 2-3 घंटे आपके पास स्पेयर मिलते हैं। फिर आप अगले दिन 8 बजे तक आपको दोबारा हॉस्पिटल जाना पड़ता है और फिर वो पोस्ट कॉल डे होता है। आप वैसे ही 2 दिन एग्जॉशन में आपके गुजर जाते हैं, उसके बाद दोबारा आपकी कॉल आ जाती है। तो इसी तरह ना ये साइकिल रिपीट होती रहती है। और स्लीप की बात की जाए तो जिस दिन आपकी कॉल होती है तो कॉल पे आपको सिर्फ 4 घंटे सोने के लिए मिलते हैं। अब जैसे मैं अपनी बात करूँ तो अब जिस दिन लेट्स सपोज मंडे को मेरी कॉल है तो मंडे को 8 से 2 मैंने ड्यूटी की, उसके बाद 3 बजे मैं 1 घंटे खाने की ब्रेक होती है, 3 बजे मैं चला गया हूँ अपनी दोबारा ड्यूटी परफॉर्म करने। 3 बजे से लेके रात के 4 बजे तक ये तकरीबन आई थिंक 13 आवर्स 14 आवर्स बन जाते हैं। ये आपने मुसलसल ड्यूटी करनी होती है और 4 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक आपको 4 आवर्स स्लीप के लिए मिलते हैं। और उसके बाद 8 बजे दोबारा आपका मॉर्निंग सेशन नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ होता है और फिर इसी तरह 8 से 2 आपने ड्यूटी करनी थी, 2 बजे आप फ्री होकर घर जाते हैं। सो ऑन योर कॉल आपको सिर्फ 4 आवर्स स्लीप के लिए मिलते हैं, उसके अलावा आपको नहीं मिलता और काफ़ी ज़्यादा आपको ड्यूटी करनी पड़ती है। सो हाउस जॉब इज़ अ एग्जॉस्टिंग एक्सपीरियंस, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा सीखते भी हैं इसमें। और इट इज़ योर फर्स्ट ईयर वर्किंग एज अ डॉक्टर, सो that it is the way it is. The next question is, does a house officer work more or a PGR? PGR is postgraduate resident, जो उनसे FCPC या स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं इन द हॉस्पिटल। देयर नॉर्मल वर्किंग आवर्स। सो वट आई कैन से इसके हाउस ऑफिसर्स का 1 in 4 रोस्टर चल रहा होता है अगर पीडियाट्रिक्स की बात की जाए, और PGR का 1 in 5 रोस्टर चल रहा होता है। तो उनका आई थिंक थोड़ा सा फ़र्क होता है, हाउस ऑफिसर से थोड़ा सा कम होता है लेकिन इतना ज़्यादा कम नहीं होता। इन द हॉस्पिटल काम हाउस ऑफिसर को ज़्यादा करना पड़ता है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी PGR के ऊपर ज़्यादा होती है। अगर कोई भी इशू होता है, किसी भी पेशेंट केयर में अफेक्ट आता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी PGR के ऊपर जाती है, हाउस ऑफिसर के ऊपर नहीं आती। लेकिन अगर लॉजिस्टिकल वर्क ज़्यादा देखा जाए तो वो हाउस ऑफिसर करना पड़ता है। PGR ज़्यादा ऑर्डर करते हैं और वो ऑर्डर्स की फुलफिलमेंट हाउस ऑफिसर को करनी होती है। सो इट इज़ अ ट्रेड ऑफ के हाउस ऑफिसर को वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी PGR के ऊपर ज़्यादा है। सो दे बोथ गो हैंड इन हैंड, दोनों एक मिलके ही टीम वर्क कर रहे होते हैं। सो आई थिंक इसी तरह है कि दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। नेक्स्ट समवन आस्क मी हाउ इज़ लाइफ आफ्टर MBBS और मेडिकल स्कूल। सो लाइफ आफ्टर MBBS और मेडिकल स्कूल इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। एक मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती। बीइंग अ डॉक्टर और वर्किंग एज अ हाउस ऑफिसर आफ्टर मेडिकल स्कूल आपकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती हैं। अब आपको पता हो रहा है जैसे मैं पीडियाट्रिक्स वार्ड में हूँ और मुझे पता है इस वार्ड में मेरे 2-3 बेड्स हैं जिसके सारे पेशेंट्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो एक आप जब घर भी आते हैं आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके बेड पे है, आपके बेड पे अयान नाम का पेशेंट है या महानूर नाम की पेशेंट आपके बेड के ऊपर, उसका ये केस है, इस केस में उसको ये प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स का आपने ये टेस्ट भिजवाए हुए हैं, नेक्स्ट डे आपने जाके देखना है उन टेस्ट की रिपोर्ट्स आई हैं या नहीं आई। सो ये जो सारा फॉलोअप होता है ना आपके बिहाइंड द माइंड थोड़ा चल रहा होता है, तो इससे थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थोड़ी बढ़ जाती है। ये आप पे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी आना शुरू हो जाती है। फिर प्रैक्टिकल लाइफ होता है, आपको पता है कि आपने हॉस्पिटल जाना ही जाना है। आपका ये माइंडसेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपने बस हॉस्पिटल जाना ही जाना है। ये आपका माइंड हो ना कि एक पेशेंट है उधर, वो आपका वेट कर रहा है, वो आपका पेशेंट है, आपने फ़ौरन जाना है और उसको ठीक करके फ़ौरन उसके घर भेजना है। सो ये थोड़ा माइंडसेट शिफ्ट होता है। बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट आपको कुछ पता ही नहीं होता, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बस आप एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं बस। लेकिन एज अ डॉक्टर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे आना शुरू हो जाती हैं।
फिर आपके कॉलीग्स होते हैं, पीजीआर्स आपके साथ होते हैं, तो उनके साथ एक डिफरेंट आपका सोशल सर्कल स्टार्ट हो जाता है, आपकी उनसे एक्टिव लर्निंग हो रही होती है। फिर कुछ पीजीआर्स होते हैं आपको बहुत अच्छा सिखाते हैं, कुछ पीजीआर्स होते हैं वो थोड़े रूड होते हैं। सो ये एक तरह की डिफरेंट लाइफ होती है आपकी बिल्कुल, और आपकी ना ज़्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग स्टार्ट होती है। पहले आप सिर्फ बुक से पढ़ रहे होते हैं इन द क्लासरूम, आप बस स्टूडेंट हैं, लेकिन यहाँ पर आप पेशेंट्स को देख देख के सीख रहे होते हैं। पहले आपने सिर्फ एज़मा बुक में पढ़ा होता है कि ये एज़मा है, इसमें ये ड्रग्स देते हैं, लेकिन ना हॉस्पिटल आपके पास जब एज़मा का पेशेंट आता है जिसको सांस नहीं आ रहा था, आप उसको नेबुलाइज करते हैं, तो वो आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग हो रही होती है ना। तो मुझे तो ये चीज़ अच्छी लगती है। अकॉर्डिंग टू माई पर्सनैलिटी मुझे ऐसे प्रैक्टिकल लर्निंग का ज़्यादा मज़ा आया एज़ कम्पेयर टू अ स्टूडेंट। लेकिन यही है कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे ज़्यादा आ जाती हैं, तो इट इज़ डिफरेंट, और यही फ़र्क है आफ्टर लाइफ आफ्टर MBBS में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डू यू स्टिल वांट टू डू फिल्म मेकिंग और आर यू गिविंग योर 100% टू मेडिसिन एट द मोमेंट? सो जिसने भी क्वेश्चन किया है, आई थिंक दे नो माई यूट्यूब चैनल वेरी वेल, और उनको पता है कि मैं शॉर्ट फिल्म्स पहले बनाता रहूँ और अब मैंने बनाई छोड़ दी हैं बिल्कुल। ट्रैवल फिल्म्स भी अब मैं नहीं बना रहा, सिर्फ मैं हाउस जॉब पे फोकस कर रहा हूँ, और इसकी रीज़न यही है कि इतना टफ स्केड्यूल हुआ हुआ है एट द मोमेंट इन द हाउस जॉब। मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया अभी पिछले क्वेश्चन में कि इतनी टफ ड्यूटीज़ हैं और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। मैं बहुत मुश्किल से अपने यूट्यूब की जो वीकली वीडियो है वो एडिट करके अपलोड कर देता हूँ। इसमें भी मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है कि मेरी थोड़ी सी स्लीप डिस्टर्ब होती है इन द नाइट। लेकिन ये है कि ट्रैवल करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ये इस पूरे एक साल में। इसी तरह शॉर्ट फिल्म बनाना भी पॉसिबल नहीं है। सो वी कैन से कि आई एम गिविंग माई 100% टू मेडिसिन। आई एम नॉट गिविंग माई 100%, मेडिसिन इज़ एक्वायरिंग माई 100% एट द मोमेंट, 100% ऑफ माई टाइम एट द मोमेंट, बिकॉज हाउस जॉब है ही इतनी डिमांडिंग कि आपको अपना 100% ही देना पड़ता है। अगर उस ऑप्शन कोई नहीं है, ऐसे नहीं है कि मैं अपनी मर्ज़ी से इसको थोड़ा विड्रॉ कर सकता हूँ। नहीं, जो ड्यूटी आवर्स हैं मुझे वो पूरे करने ही करने हैं, मैं किसी तरह उससे निजात नहीं हासिल कर सकता। सो लेट्स rephrase it. I am giving my 100% to medicine and I have no other option apart from giving my 100% to medicine at the moment. And I think house job के 1 year के बाद थोड़ा सा टाइम मिलेगा मुझे जिसमें मैं दोबारा से कोई ट्रैवल कर सकूँगा। एंड आई हैव इन माई माइंड कि मैं नेक्स्ट जो ट्रैवल करूँ आउट ऑफ कंट्री करूँ किसी दूसरी जगह का, वहाँ की ट्रैवल फिल्म अच्छी सी बने। एंड शॉर्ट फिल्म का तो अभी आई डोंट नो कि मैं बना पाऊँगा या नहीं, या कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। सो ये अभी 100% मेडिसिन की तरफ ही है। नेक्स्ट अप वी हैव सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू माय पर्सनल लाइफ एंड रिलेशनशिप्स, एंड द फर्स्ट वन एंड प्रोबब्ली द मोस्ट ऑब्वियस वन इज, आर यू सिंगल? एंड येस, आई एम सिंगल, आई एम नॉट इन रिलेशनशिप विद एनीवन। नेक्स्ट वन इज, व्हेन आर यू प्लानिंग टू गेट मैरिड? आई एम प्लानिंग टू गेट मैरिड बाय द स्टार्ट ऑफ माई रेजिडेंसी आई सपोज, और मेरी रेजिडेंसी स्टार्ट होने में अभी 3 to 4 years हैं। I am 24 at the moment, so when I'll be 27, 28, I think that's the perfect time to get married. और जितने डॉक्टर्स को मैंने देखा और जो जनरल ट्रेंड भी होता है डॉक्टर्स में, वो 27, 28 years की एज में मैरिड होना इज़ अ गुड थिंग और एवरेज थिंग आई कैन से। सो फिलहाल प्लान यही है, लेट्स सी हाउ द थिंग्स अनफोल्ड फॉर अस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर यू इन रिलेशनशिप? No, I'm not in relationship with anyone. Next, someone asked me what are the qualities you find attractive in an opposite gender. And the qualities I find attractive are intelligence, confidence, emotional intelligence, and having love for traveling, making videos, like all the stuff I do myself. So ये सब चीज़ें मैं किसी काउंटर पार्ट में देखूँ तो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं, और ऐसा बहुत कम होता है। A person having a social profile where they have a voice जिससे they're trying to make a change, तो इस टाइप की पर्सनैलिटी अगर मुझे किसी काउंटर पार्ट मिलना चाहे तो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। So yeah, that's my answer. Next up we have some questions related to motivation and life advice, and the first question in this category is how to be motivated for long time and not get distracted. So staying motivated is a very subjective statement. हर इंसान का different mechanism होता है motivated रहने का। What I can say about is कि motivation आपको मिलना और स्टेइंग मोटिवेटेड इज़ नॉट द गोल। मोटिवेशन आपको हेल्प आउट करती है एक गोल को अचीव करने के लिए। सो अचीविंग दैट गोल इज़ द अल्टीमेट थिंग, स्टेइंग मोटिवेटेड फॉर दैट इज़ जस्ट अ हेल्पफुल फैक्टर। मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट को देखता हूँ कि जो चाहते हैं कि बस वो मोटिवेटेड रहें, इतने ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स की वो वीडियोज़ देखते हैं और इतनी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ लेते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको अच्छा फील करवाती हैं, आप मोटिवेशन में आ जाते हैं, लेकिन आप एक्चुअल थिंग परफॉर्म ही नहीं करते जो कि रिक्वायर्ड है। अब लेट्स सपोज आप एक प्री मेडिकल स्टूडेंट है, आपका मेन गोल है कि आपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप मोटिवेटेड रहना चाहते हैं कि आप थ्रू आउट द ईयर अच्छी तरह पढ़ें, अच्छे मार्क्स से आप एडमिशन लें। सो ये आपका गोल 9th क्लास
में स्टार्ट हो जाता है कि ये 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 4 ईयर आपने मोटिवेटेड रहना होता है और आपने पढ़ना होता है। और आप जब 9th क्लास में मोटिवेटेड हो गए, 9th के जब मार्क्स आएंगे उसके रिजल्ट से आपको पता लग जाएगा कि आप जो मोटिवेटेड रहे थे उसका आउटपुट किस तरह का है। आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आप और मोटिवेटेड हो जाएंगे, फिर आप 10th में और अच्छे परफॉर्म करेंगे, फिर आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, उसमें आपके फर्स्ट ईयर में और अच्छे मार्क्स आएंगे, आप और मोटिवेटेड हो जाएंगे। सो इन माई ओपिनियन स्टेइंग मोटिवेटेड एंड नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड इज़ जस्ट अ हेल्पफुल फैक्टर, इट इज़ नॉट द एंड गोल। एंड गोल ये है कि आपकी जो एक्टिविटी है, जो आपकी टास्क है, जिसके लिए आप मोटिवेटेड रह रहे हैं, वो परफॉर्म होनी चाहिए। और वो परफॉर्म तभी होती है जब आपको रियलिस्टिक गोल्स नज़र आ रहे हों। आपके 9th में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, आपको पता लग गया है कि आपने जो एफर्ट की थी उसका ये रिज़ल्ट है, आप फिर उससे ज़्यादा एफर्ट करेंगे, 10th में आपके और अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आपको जो रियलिस्टिक रिजल्ट्स नज़र आ रहे होते हैं उससे आपकी मोटिवेशन बढ़ती रहती है। लेकिन अगर आपको कोई आउटपुट नहीं नज़र आ रहा, आप जो एफर्ट कर रहे हैं, आप जो इतने ज़्यादा मोटिवेटेड रहे हैं, उसका कोई आपको आउटपुट नहीं नज़र आ रहा, तो फिर वो मोटिवेशन का उस तरह के मोटिवेशन का फ़ायदा नहीं होता इन माई ओपिनियन। सो आई डोंट नो कि वट फेज ऑफ लाइफ यू आर एट द मोमेंट, आप प्री मेडिकल स्टूडेंट हैं या आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, आप किस मकसद के लिए मोटिवेटेड रहना चाह रहे हैं फॉर लॉन्ग टाइम एंड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। वट कैन आई सजेस्ट यू इज़ के आप मोटिवेटेड रहें, ज़रूर रहें, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त बनाए जो कि आपकी तरह के उनके सेम गोल्स हों। लाइक मेरे एफएससी में इतने अच्छे दोस्त बन गए थे जिन सब का भी गोल था कि उन्होंने डॉक्टर बनना है, और आज वो सब डॉक्टर्स हैं मेरे साथ, बिल्कुल वो सब मेरे साथ एज अ डॉक्टर वर्क कर रहे हैं। सो उस तरह की हेल्दी इन्वायरमेंट में जब आप मोटिवेटेड रहते हैं ना, तो आपको अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, फिर उनके भी आपकी तरह के सिमिलर गोल्स होते हैं और आप एज अ ग्रुप, एज अ हर्ड ग्रो करते हैं इकट्ठे। उसमें ना आपकी मोटिवेशन को आपको खुद एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, आपको उनको देख के ही मोटिवेशन मिलती है, और आप एज अ फ्रेंड आपस में एक दूसरे को खुद मोटिवेट करते रहते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट आपको मोटिवेशन के लिए तब नहीं चाहिए होती। तो व्हाट आई कैन सजेस्ट यू इसके, अगर आपने कोई आपका बहुत स्ट्रॉन्ग या रियलिस्टिक गोल है जिसको आपने अचीव करना है, तो ऐसे फ्रेंड्स बनाए जिनके भी सेम आपकी तरह के गोल्स हों, उससे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी मोटिवेटेड रहने में, और यू विल पुट एक्स्ट्रा एफर्ट इन गेटिंग दैट वर्क डन एज कम्पेयर टू पुटिंग योर वर्क इन गेटिंग मोटिवेटेड एंड स्टेइंग मोटिवेटेड एंड नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। डिस्ट्रैक्शन से बचने का बेस्ट सोल्यूशन यही है कि वो सारी चीज़ें कट ऑफ कर दें जो आपको पता है कि आपको हेल्प आउट नहीं करेंगी आपके गोल को अचीव करने में। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि व्हेन आई वाज इन एफएससी तो मैं बहुत कम फेसबुक यूज़ करता था, बहुत कम मैं इंस्टाग्राम यूज़ करता था। ये ऐप्स मैंने अपने मोबाइल में इंस्टॉल ही नहीं की हुई थी उस टाइम में, एंड आई ऑलवेज़ यूज़ फेसबुक और इंस्टाग्राम ऑन माई लैपटॉप, क्योंकि उसमें मुझे एक फ्रिक्शन नज़र आती थी कि मैंने अगर फेसबुक यूज़ करनी है या इंस्टाग्राम यूज़ करना, मुझे लैपटॉप ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद मैं उसमें अपनी आईडी लॉगिन करूँगा, फिर ओपन करके उसमें यूज़ करूँगा। तो वो मैं कहता था कि अब मैं क्यों उसको इतना ओपन करूँ, मैं उसका यूज़ ही नहीं करता था। सो आई यूज वेरी लेस फेसबुक और इंस्टाग्राम इन माई एफएससी डेज़। सो इसकी वजह यही थी कि मैंने डिस्ट्रैक्शन कम कर दी थी, मैंने मोबाइल में उनको इंस्टॉल ही नहीं किया हुआ था उन ऐप्स को, और उससे मेरा काफ़ी टाइम सेव हो जाता था। तो इस तरह मैंने अपनी डिस्ट्रैक्शंस कम की हुई थी। सो आप ट्राई करेंगे अपनी डिस्ट्रैक्शन अगर आप कम करना चाह रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं लोगों को दोस्त रखें जो आपके साथ सिमिलर गोल्स में, आपके साथ सिमिलर जर्नी में हैं। ऐसे दोस्त मत बनाएं जिनका आपके साथ कोई लिंक ही नहीं है, जो आपके साथ सिमिलर गोल्स में नहीं है, क्योंकि अगर आपका ऑब्वियसली मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का गोल है तो ये काफ़ी टफ गोल है और ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो ऑब्वियसली हर इंसान तो नहीं कर पाता, और आपका हर इंसान ऐसा दोस्त है जो इस गोल में आपके साथ नहीं है, इस जर्नी में आपके साथ नहीं है, तो ऑब्वियसली आपका टाइम वेस्ट कर सकते हैं। और डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए ऑब्वियसली सिर्फ लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन करें, लिमिटेड लोगों को दोस्त बनाएं, लिमिटेड ऐप्स यूज़ करें, इतना ज़्यादा टाइम ना यूज़ करें यूट्यूब पे भी। इवन सिर्फ उन क्रिएटर्स की वीडियोस देखें जिनका आपको वाकई फ़ायदा हो रहा है, हर इंटरटेनमेंट वाली वीडियो ना देखें। तो इस तरह आपको थोड़ी एक्टिव एफर्ट करनी पड़ती है जब आपका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग गोल होता है। लेकिन जैसे ही आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेके आप मेडिकल कॉलेज में आ जाते हैं, फिर आप अपना टाइम, यू गेट योर टाइम बैक। जो आपने टाइम सिर्फ स्टडी में इन्वेस्ट किया होता है, फिर आप वो दूसरी जगहों पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज़ अ ट्रेड ऑफ। आपको बहुत नैरो टनल विजन के साथ चीज़ों को देखना पड़ता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम जिसमें आप मोटिवेटेड हैं और अपने गोल को अचीव करना चाह रहे हैं। आई डोंट नो इफ आई मेड एनी सेंस, लेकिन मेरे माइंड में इसका आंसर यही आ रहा है इस वक्त। नेक्स्ट समवन आस्क्ड मी, इफ यू गेट इनटू KEMU और आर्मी मेडिकल कॉलेज, विच कॉलेज शुड यू प्रेफर? सो इट इज़ रियली अ पर्सनल प्रेफरेंस। मेडिकल स्कूल इन KEMU और मेडिकल स्कूल इन आर्मी मेडिकल कॉलेज इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। आपकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होगी दोनों जगहों पे। KEMU में आप ऑब्वियसली आपकी लाइफ थोड़ी रिलैक्सड होगी, आप अपने घर में रह सकते हैं,
आप कॉलेज में एजुकेशन के लिए जाएंगे, वापस घर आ जाएंगे। आर्मी मेडिकल कॉलेज में आपको आर्मी मेडिकल कॉलेज में ही रहना पड़ेगा। उसके बाद आपकी डिफरेंट जगहों पे पोस्टिंग हो सकती है। यू विल बी अ मेडिकल डॉक्टर फॉर द आर्मी। आपकी ड्यूटीज़ बिल्कुल डिफरेंट होंगी आर्मी मेडिकल कॉलेज में इन द फ्यूचर। फिर व्हेन यू आर स्टडिंग इन आर्मी मेडिकल कॉलेज आपको स्टाइपेंड भी मिलता है व्हाइल यू आर स्टडिंग, लेकिन इन KEMU या किसी भी मेडिकल और कॉलेज में आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता व्हेन यू आर अ स्टूडेंट। सो इट इज़ रियली डिपेंड्स अपॉन योर ओन पर्सनल चॉइस। वट आई कैन से इसके मैंने आपको पर्सपेक्टिव बता दिया है। एंड जो दो डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है वो यही है कि आप अपनी लाइफ किस तरह गुजारना चाहते हैं। इसी पे सारी स्टोरी डिसाइड होगी, इसी पे आपकी चॉइस और प्रेफरेंस डिसाइड होगी। नेक्स्ट समवन आस्क्ड मी व्हाट टू डू व्हेन यू आर नॉट फीलिंग लाइक स्टडी। सो इन मेडिकल स्कूल बर्नआउट इज़ अ रियल थिंग। जब आप इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं और उसके बाद आपका पढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं करता और आप बर्नआउट फील करते हैं, इस तरह बहुत ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट के साथ होता है। इट इज़ अ रियल थिंग। बट आई कैन से इसके हाउ टू डील विद बर्नआउट, और ये हर स्टूडेंट का बिल्कुल डिफरेंट होता है कि वो किस तरह कॉपिंग मैकेनिज्म अपना डिवाइस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग इस बर्नआउट को डील करते हैं। बट आई कैन से इसके मैं किस तरह डील करता हूँ। आई ऑलवेज रिमेंबर द वर्ड एयर, A फॉर एस्पिरेशन, I फॉर इंटीग्रेशन, R फॉर रिजुविनेशन। सो जब भी मुझे बर्नआउट फील होता है और मेरा दिल बिल्कुल नहीं करता पढ़ने को, मैं बुक्स बिल्कुल बंद कर देता हूँ और मैं एस्पिरेशन एक्वायर करता हूँ। मैं थोड़ी मोटिवेशनल वीडियोस देख लेता हूँ। मैं जो हमारी फील्ड में जो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, जो प्रोफेसर हैं, बिकॉज हर कोई स्ट्रगल करके ही एक बड़ा अजीम डॉक्टर बनते हैं, तो मैं उनकी बायोग्राफीज़ वगैरह थोड़ी सी पढ़ लेता हूँ कि वो उन्होंने कौन कौन सी स्ट्रगलिंग फेजेस अपने लाइफ में देखे। उससे मुझे थोड़ी एस्पिरेशन मिलती है कि मैं अगर स्ट्रगल कर रहा हूँ अभी पढ़ के। बिकॉज मेडिकल स्कूल में बैक टू बैक एग्जाम्स होते हैं। आपका एक एग्ज़ाम खत्म होता है, नेक्स्ट एग्ज़ाम आ जाता है, एक स्टेज खत्म होती है, नेक्स्ट स्टेज, एक ईयर का प्रोफ पास होता है, नेक्स्ट ईयर का प्रोफ आ जाता है। तो ये इट इज़ अ रियल थिंग, बर्नआउट फील होता है। सो उनकी स्टोरीज से मुझे थोड़ी एस्पिरेशन मिलती है कि उन्होंने भी किसी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया, तो मैं करूँ तो आई विल गेट थ्रू दिस। इसके अलावा आई ट्राई टू इंटीग्रेट दैट एस्पिरेशन। अगर मुझे एस्पिरेशन मिल गई है और मुझे थोड़ी मोटिवेशन आ गई है, मैं उसको इंटीग्रेट करता हूँ अपनी लाइफ में। मैं 1-2 दिन का ब्रेक ले लेता हूँ कि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ना। उसके बाद मैं दोबारा से उस एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग अपनी मोटिवेशन डेवलप करता हूँ और उसको एस्पिरेशन को इंटीग्रेट करने की कोशिश करता हूँ अपनी लाइफ में। एंड द थर्ड वन इज़ रिजुविनेशन। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं कोई ट्रिप कर लेता हूँ। मैंने पूरे 5 years ऑफ मेडिकल स्कूल में हर साल कहीं ना कहीं ट्रिप किया है। मैं हर साल किसी ना किसी जगह पर लाजमी जाता हूँ फॉर अ वीक और वहाँ पर मैं टाइम स्पेंड करता हूँ। और ये ट्रैवलिंग इज़ द बेस्ट रिजुविनेशन थेरेपी यू कैन गिव योर सेल्फ। सो व्हाट आई कैन से इसके अगर आपको बर्नआउट फील हो रहा है, आपका पढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, तो टेक अ ब्रेक फ्रॉम द बुक्स। ना पढ़ें इतना ज़्यादा, 2-3 days का ब्रेक लें, ट्राई करें, कोई ट्रिप करें और उसके बाद एयर फार्मूला को अपनी लाइफ में अप्लाई करें। तो आई थिंक इससे आप बर्नआउट आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज़ should you get loans to get admission in private medical school? Is it possible to get? Well, I don't know is it possible to get or not, but I do not recommend anyone to get loans to get admission in private medical school in Pakistan because private medical schools are very very expensive. आपके easily 90 lakhs to 1 crore इन्वेस्ट हो जाते हैं डॉक्टर बनते और उसके बाद जो आपकी अर्निंग है, जो ट्रेड ऑफ है, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप इतने ज़्यादा लोन्स ले सकें और उसके बाद में आप उसको वो लोन्स रिटर्न कर सकें। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन पाकिस्तान। अगर आप USMLE करके या अप्लाई करके दूसरी कंट्री में जाते हैं, फिर आप पॉसिबल है कि आप वो लोन्स पे बैक कर सकें, लेकिन अगेन उन एग्ज़ाम्स को पास करने में भी आपके बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट होते हैं। सो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया कि आप लोन्स लेके प्राइवेट मेडिकल स्कूल से MBBS करें। गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल से MBBS करना इज़ वर्थ इट, लेकिन प्राइवेट से बिल्कुल भी नहीं। That's what I can say. And finally, the last question of this Q&A video is, how did you stay motivated before you got admitted in medical school? Well, इस पूरी क्वेश्चन के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, विल लिंक दैट अप, यू कैन चेक आउट। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। बट वट आई कैन से इज़ देयर वाज अ ड्राइविंग फोर्स इन मी। जिस ड्राइविंग फोर्स ने मुझे मोटिवेटेड रखा 4 years के लिए, 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और बस वो एक ड्राइविंग फोर्स थी कि मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। एंड आई वॉज विलिंग टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग, एवरी फन एक्टिविटी इन माई लाइफ, एवरी फैमिली फंक्शन, एवरी फैमिली गैदरिंग, और मैंने वो 4 years सिर्फ अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट किए थे। एंड दैट वाज द ट्रेड ऑफ कि मेरा मेडिकल स्कूल में एडमिशन हो गया। सो वट आई कैन से इसके अगर आप भी इस जर्नी में हैं और मेडिकल स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। आपको अपनी सोशल लाइफ, हर तरह की लाइफ को आपको ना साइड पे करके सिर्फ 4 years आपको 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर स्टडी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको डेली बेसिस पे 14 hours सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। आपको बुक्स याद करनी पड़ेंगी। आपको हर चीज़ परफेक्ट करनी पड़ेगी। आपकी राइटिंग परफेक्ट होनी चाहिए, आपकी
नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए, आपकी क्रैमिंग परफेक्ट होनी चाहिए, आपका IQ परफेक्ट होना चाहिए. सो ये सब कुछ करके ये तभी पॉसिबल है जब आप ये 4 ईयर इन्वेस्ट करेंगे सिर्फ बुक्स में. सो ये करके अगर आप बिलीव रखते हैं अपने ऊपर, आप खुदा से दुआ करते हैं और आप सब कुछ सही करते हैं, तो आई थिंक इफ़ आई कैन मेक इट तो यू कैन मेक इट टू. और आई थिंक यही चीज़ मोटिवेटेड रखती है आपको. तो यकीन होना चाहिए आपको अपने ऊपर, और आप जो एफ़र्ट रिक्वायर्ड है आप वो एफ़र्ट पूरी करें. तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एवरीवन कैन डू इट, एवरीवन कैन गॉट एडमिटेड इन मेडिकल स्कूल. सब इंसान एक जैसे ही होते हैं, कोई इंसान आसमानों से नहीं उतरा होता. सब के पास 24 आवर्स होते हैं इन द डे, सब उसी तरह एफ़र्ट करते हैं. तो जो सही सब कुछ सही तरीके से करता है वो इवेंचुअली कामयाब हो जाता है. And that's pretty much I can say that was the same thing that motivated me, and here I am today. And by saying this, that pretty much wrap up this video. Special thank you to all of those 1000 people who subscribe to this channel, who find this channel useful and get some value out of it. Special thank you to all of those people who send in their questions for this special 1000 subscribers Q&A video on my Instagram sticker and on my YouTube community post. I tried my best to answer as much questions as I can. Thank you for watching, and I'll see you in the next one. Bye bye.